शाम हो चुकी थी। मयूर वन में हल्का अंधेरा छाने लगा था। कनकपुर के राजकुमार विक्रांत पूरे दिन शिकार करके अब अपने घोड़े से वापस लौटने ही वाले थे कि तभी झाड़ियों से एक सुंदर युवती दौड़ती हुई आई। वो डर के मारे कांप रही थी और जोर से चिल्लाई, बचाओ, मुझे बचाओ। राजकुमार ने घोड़े की लगाम खींच ली और चौंक कर उस ओर देखा। वो सोचने लगा, इतनी सुंदर लड़की, लगता है किसी बड़ी मुसीबत में है। तभी झाड़ियों से एक खतरनाक शेर गरजता हुआ बाहर निकला। लड़की फिर चिल्लाई, इस शेर ने मेरी 2 सखियों को मार डाला है, मुझे बचा लो। राजकुमार ने बिना समय गवाए अपना तीर निकाला, कमान पर चढ़ाया और सीधा शेर की तरफ निशाना लगाया। तीर सीधा जाकर शेर की कोख में लगा। शेर छटपटाकर जमीन पर गिरा और कुछ ही पलों में मर गया। तब विक्रांत घोड़े से उतरकर युवती के पास आया। युवती बोल उठी, युवक, मैं तुम्हारी आभारी हूं। आज यदि तुम ना होते तो यह शेर निश्चय ही मुझे मार डालता। विक्रांत मुस्कुराकर बोला, सुंदरी, इसमें आभार प्रकट करने की क्या आवश्यकता है? अभी तुम्हारी मौत नहीं आई थी, इसलिए तुम बच गई। शेर की मौत आ गई थी, इसलिए वो एक ही वार से मारा गया। मरना और जीना तो भगवान के हाथ में है, मैं तो मात्र एक साधन हूं। विक्रांत की बात सुनकर युवती ने प्रशंसा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहने लगी, युवक, साहसी होने के साथ साथ तुम बुद्धिमान भी प्रतीत होते हो। कौन हो तुम? क्या अपना परिचय दोगे? इस पर विक्रांत कहने लगा, मैं कनकपुर राज्य का राजकुमार विक्रांत हूं। युवती ने कहा, तुम कनकपुर राज्य के राजकुमार हो? विक्रांत बोला, हां। क्या तुम्हें मेरे कथन पर विश्वास नहीं हो रहा है? युवती बोली, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तब विक्रांत कहने लगा, सुंदरी, मैंने तो तुम्हें अपना परिचय दे दिया, अब क्या मैं तुम्हारा परिचय जान सकता हूं? इस पर युवती ने कहा, मैं विशाल नगर की राजकुमारी वर्षा हूं। विक्रांत बोला, तुम विशाल नगर की राजकुमारी वर्षा हो? युवती ने कहा, हां। क्या तुम्हें भी मेरे कथन पर विश्वास नहीं हो रहा है? विक्रांत बोला, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं ये सोचकर चौंका हूं कि यदि तुम विशाल नगर की राजकुमारी हो तो अकेली इस वन में क्या कर रही थी? इस पर वर्षा कहती है, मैं अपनी 2 सखियों के साथ रथ में बैठकर इस वन में स्थित गौरी मां के मंदिर में पूजा करने आती हूं। आज भी मैं अपने सखियों के साथ गौरी मां की पूजा करने ही आई थी कि अचानक शेर ने रथ पर छलांग लगाकर मेरे दोनों सखियों को अपना शिकार बना लिया और मैं जान बचाने के उद्देश्य से रथ से कूदकर दौड़ती भागती तुम्हारे पास आ पहुंची। इससे आगे की घटना तो तुम जानते ही हो। तब विक्रांत बोला, अच्छा, यह बताओ राजकुमारी कि तुम प्रतिदिन यहां आकर गौरी मां से क्या मांगा करती हो? वर्षा बोली, कुंवारी कन्याएं गौरी मां की पूजा इस उद्देश्य से करती हैं कि उन्हें अच्छा पति मिल जाए। विक्रांत ने पूछा, तो क्या गौरी मां ने अभी तक तुम्हारी ये पुकार नहीं सुनी है? क्या तुम्हें अभी तक सुयोग्य पति नहीं मिला है? इस पर वर्षा कहने लगी, लगता है आज गौरी मां ने मेरी पूजा स्वीकार करके मेरी पुकार सुन ली है। मैं जैसा पति चाहती थी वो इच्छा पूरी होती सी लग रही है। आज मेरा इस वन में आना सफल हुआ। ये सुनकर विक्रांत कहने लगा, जरा हम भी तो सुने, वो खुशनसीब कौन है जो तुम्हारी कसौटी पर खरा उतरा है? इस पर वर्षा बोली, वो खुशनसीब आप हैं राजकुमार। आज आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए आज से मेरी हर सांस पर आपका अधिकार है। मैं मन ही मन आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूं। विक्रांत ने कहा, वर्षा, तुम्हारा यह कथन सुनकर हमें अपने भाग्य पर ईर्ष्या हो रही है। तुम जैसी सुंदर पत्नी पाकर मैं स्वयं को धन्य समझूंगा, पर हमारे विवाह में एक अड़चन है। राजकुमारी वर्षा ने पूछा, वो अड़चन क्या है राजकुमार? तब विक्रांत ने कहा, दरअसल हमारे कुल में यह रिवाज है कि वर पक्ष वाले कभी भी रिश्ता मांगने कन्या पक्ष के यहां नहीं जाते हैं। रिश्ता लेकर कन्या पक्ष वालों को ही हमारे यहां आना होता है, तभी विवाह पक्का माना जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि तुम्हारे पिता को यह जानकारी कैसे होगी कि मयूर वन में हम तुम मिलकर आपस में अपने विवाह का निर्णय कर चुके हैं? इस पर वर्षा ने कहा, हालांकि अपने विवाह के बारे में अपने पिता से स्वयं कन्या का बात करना भारतीय परंपरा के विपरीत है, फिर भी
मैं सारी लाज शर्म छोड़कर अपने पिताजी महाराज को आपके विषय में अपने विचार बताऊंगी। मुझे विश्वास है कि पिताजी महाराज सहर्ष ही आपको अपना दामाद बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे और मेरा रिश्ता लेकर वे स्वयं तुम्हारे पिताजी के पास आएंगे। फिर कुछ सोचकर विक्रांत वर्षा से बोला, वर्षा, कुछ ही देर बाद रात होने वाली है, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य तक पहुंचाऊं। कुछ देर बाद ही वे दोनों घोड़े पर सवार होकर जंगल से बाहर आ गए। शीघ्र ही विक्रांत का घोड़ा विशाल नगर में प्रवेश कर गया। तब विक्रांत ने कहा, वर्षा, तुम्हारा राज्य आ चुका है, अब तुम यहां से आराम पूर्वक अपने महल तक जा सकती हो। वर्षा बोली, क्या मुझे यहीं छोड़ दोगे, महल तक नहीं चलोगे? विक्रांत बोला, नहीं वर्षा, आज नहीं, अब मैं तुम्हारे महल में सहारा बांधकर ही प्रवेश करूंगा। यह सुनकर वर्षा ने शर्माकर अपनी नजरें झुका ली। तब विक्रांत ने उससे कहा, राजकुमारी, अब तुम जाओ, महल में तुम्हारे माता पिता तुम्हारी राह देख रहे होंगे। फिर वर्षा विक्रांत से विदा लेकर महल की ओर चल पड़ी और विक्रांत अपने राज्य की ओर रवाना हो गया। चलते चलते वो मन ही मन सोच रहा था, मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि वर्षा जैसी अपूर्व सुंदरी से मेरी इस प्रकार मुलाकात होगी। अब तो बेचैनी से उस दिन की प्रतीक्षा रहेगी जब वर्षा के पिता वर्षा का रिश्ता लेकर मेरे पिताजी महाराज के पास आएंगे। इस घटना को बीते 10 दिन हो गए। विक्रांत सोचने लगा, 10 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक विशाल नगर के राजा राजकुमारी वर्षा का रिश्ता लेकर कनकपुर नहीं पहुंचे हैं। क्या कारण हो सकता है? क्या वर्षा ने अपने पिता से इस विषय में बात नहीं की होगी, या फिर वर्षा के प्रस्ताव को उसके पिता ने अस्वीकार कर दिया होगा? विक्रांत नाना प्रकार की शंकाओं से घिर उठा और उसी दिन जब वो अपने पिता राजा भानु प्रताप के पास बैठा हुआ था, तभी एक सैनिक आकर कहने लगा, महाराज, विशाल नगर के राजा सत्यव्रत आपसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर विक्रांत सोचने लगा, आखिर राजा सत्यव्रत विवाह का प्रस्ताव लेकर आ ही गए। सेवक की बात सुनकर राजा भानु प्रताप चौंके और कहने लगे, क्या कहा? विशाल नगर के राजा सत्यव्रत हमसे मिलना चाहते हैं? सैनिक बोला, जी महाराज। राजा ने कहा, जाओ, उन्हें आदर सहित हमारे पास ले आओ। यह सुनकर सेवक वहां से चला गया। कुछ देर बाद ही राजा सत्यव्रत राजा भानु प्रताप के सामने थे। तब राजा भानु प्रताप ने कहा, आइए महाराज, कनकपुर में आपका स्वागत है। राजा भानु प्रताप ने आदर सहित राजा सत्यव्रत को अपने पास बिठाया। उसके बाद कहने लगे, कहिए राजन, आपने यहां आने का कष्ट कैसे किया? क्या कोई विशेष कारण है? इस पर राजा सत्यव्रत बोले, विशेष कारण ही समझिए राजन, मैं अपनी पुत्री वर्षा का रिश्ता आपके पुत्र विक्रांत के लिए लेकर आया हूं। यह सुनकर राजा भानु प्रताप कहने लगे, ओह राजन, यह तो बहुत खुशी की बात है। आपसे संबंध जोड़ना तो हमारे लिए गौरव की बात है। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है। फिर वे दोनों प्रेम से एक दूसरे के गले मिले। तब राजा सत्यव्रत ने कहा, राजन, आने वाली पूर्णमासी के दिन विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाकर ही मैं यहां आया हूं। आपकी इस विषय में क्या राय है? राजा भानु प्रताप ने कहा, राजन, हम पूर्णमासी के दिन ही राजकुमार विक्रांत की बारात लेकर विशाल नगर पहुंच जाएंगे। फिर पूर्णमासी के दिन दूल्हा बनकर विक्रांत घोड़े पर चढ़ा। बारात अभी विशाल नगर की ओर रवाना होने ही वाली थी कि एक सैनिक बदहवास सा वहां दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। सैनिक को देखकर राजा ने पूछा, क्या हुआ सैनिक, तुम इतने घबराए हुए से क्यों हो? सैनिक बोला, महाराज, अभी अभी विशाल नगर का एक सैनिक एक अशुभ समाचार लेकर आया है। महाराज कहने लगे, अशुभ समाचार? कैसा अशुभ समाचार? हमें जल्दी वो समाचार बताओ। सैनिक बोला, महाराज, दुल्हन के वस्त्र पहनकर रस्म के अनुसार राजकुमारी वर्षा मंदिर में गौरी पूजन के लिए गई थी कि न जाने कहां से एक विषधर सर्प वहां आ गया और राजकुमारी वर्षा को दस कर चला गया। सैनिक का कथन सुनते ही विक्रांत घोड़े से कूद पड़ा। वो सैनिक को झंझोड़ते हुए बदहवास सा बोला, सैनिक, जल्दी बताओ, राजकुमारी वर्षा का क्या हुआ? क्या वो बच गई? सैनिक बोला, नहीं युवराज, विषधर सर्प के डसते ही राजकुमारी के प्राणों का अंत हो गया। क्या?
विक्रांत ने कहा, क्या वर्षा मर गई? सैनिक बोला, हां युवराज। विक्रांत बोला, ओह, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। मेरी प्यारी वर्षा मुझे छोड़कर क्यों चली गई? विक्रांत फूट फूट कर रोने लगा। तब राजा भानु प्रताप ने आगे बढ़कर उसे समझाया, बेटा विक्रांत, तुम एक युवराज हो, इस प्रकार स्त्रियों की भांति रोना तुम्हें शोभा नहीं देता। विक्रांत बोला, पिताजी, आज मैं अंतिम बार वर्षा को देखना चाहता हूं। मैं विशाल नगर जाना चाहता हूं। राजा ने कहा, ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ विशाल नगर चलेंगे। तभी सैनिक बोला, लेकिन महाराज, वहां आपको मृत राजकुमारी वर्षा का शव नहीं मिलेगा, क्योंकि राजकुमारी की मृत्यु होते ही उन्हें नदी में बहा दिया गया था। विक्रांत ने कहा, ओह, वर्षा के शव को नदी में बहाने की राजा सत्यव्रत ने बड़ी जल्दी की। उन्होंने मेरे वहां पहुंचने की भी प्रतीक्षा नहीं की। कुछ देर पहले जहां हर्षोल्लास का वातावरण था, अब वहां मातम सा छा गया था। उदास सा विक्रांत महल में चला गया। इस दुर्घटना को घटे 1 माह बीत गया, लेकिन राजकुमार विक्रांत एक पल के लिए भी राजकुमारी वर्षा को नहीं भूल सका। बार बार उसके कानों में वर्षा के ये शब्द गूंजते, युवराज, आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए आज से मेरी हर सांस पर आपका अधिकार है। मैं मन ही मन आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूं। अपने कक्ष में पड़ा विक्रांत रह रह कर बुदबुदा उठता, राजकुमारी वर्षा, मैं भी मन ही मन तुम्हें पत्नी के रूप में वरण कर चुका था। मैं वादा करता हूं कि अब कभी भी विवाह नहीं करूंगा। तुम्हारी यादें ही अब मेरे जीवन की अमूल्य निधि हैं। विक्रांत दिन प्रतिदिन राजकुमारी वर्षा के गम में डूबता चला गया। उसकी ये दशा देखकर राजा भानु प्रताप ने उसे समझाया, राजकुमार, तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? माना कि राजकुमारी वर्षा की अचानक मृत्यु ने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि तुम जीवन की खुशियों से इस प्रकार मुंह मोड़ लो। उठो, आज तुम्हें हमारे साथ दरबार में चलना है। इस पर विक्रांत ने कहा, पिताजी, मुझे क्षमा करें, मैं दरबार नहीं जा सकूंगा। राजा बोले, हमें नहीं पता था कि तुम हमारा आदेश टालकर इस प्रकार हमारा अपमान करोगे। बेटा, इस बंद कक्ष से बाहर निकलकर दरबार में बैठोगे तो थोड़ा मन बहलेगा, इसीलिए मैं तुम्हें दरबार में ले जाना चाहता हूं। राजा भानु प्रताप के बार बार कहने पर आखिरकार विक्रांत को कहना ही पड़ा, चलिए पिताजी, मैं आपके साथ दरबार में चलने को तैयार हूं। राजा बोले, ये हुई ना कुछ बहादुरों वाली बात। तब राजा भानु प्रताप विक्रांत को साथ लेकर दरबार में पहुंचे। तभी एक सैनिक आकर कहने लगा, महाराज की जय हो। द्वार पर शक्तिपुर के राज्य पुरोहित राजा शक्ति सिंह का संदेश लेकर उपस्थित हैं। वे आपसे भेंट करने की अनुमति चाहते हैं। राजा बोले, शक्तिपुर के राज्य पुरोहित को ऐसे सम्मान राज्य दरबार में ले आओ। तभी शक्तिपुर के राज्य पुरोहित राजा भानु प्रताप के सम्मुख उपस्थित हुए। राजा भानु प्रताप ने आदर सहित शक्तिपुर के राज्य पुरोहित का स्वागत किया और कहने लगे, आज्ञा करें पुरोहित जी, निसंकोच होकर अपने राजा का संदेश हमारे और हमारे सभासदों के सम्मुख कहें। मैं वचन देता हूं, यदि आपके महाराज का संदेश मेरी प्रतिष्ठा के अनुकूल हुआ तो मैं उसे प्राण प्रण से पूरा करूंगा। सुनकर राज पुरोहित ने अपने हाथों में रखा स्वर्ण थाल राजा भानु प्रताप के हाथों में देते हुए विनम्रता पूर्वक कहा, राजन, थाल में रखी वस्तुएं निश्चय ही आपकी प्रतिष्ठा के अनुकूल सिद्ध होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। राजा भानु प्रताप ने देखा कि स्वर्ण थाल में नारियल, सुपारी तथा हल्दी की गांठें और रत्न जड़ित कटार रखी हुई थी। तब उन्होंने कहा, यह सब क्या है? यह सब तो किसी राजा के पास तब भेजा जाता है जब कोई राजा अपनी कन्या का विवाह दूसरे राजा के साथ करना चाहता है। तो क्या शक्तिपुर के राजा भी यही चाहते हैं? राजा भानु प्रताप भावी अनिश्चितता के चक्र में उलझ गए। राजा भानु प्रताप की समझ में जब कुछ नहीं आया तो उन्होंने थाल में रखे पत्र को उठाकर पढ़ना आरंभ किया, जिसमें लिखा था, राजा भानु प्रताप, हम अपनी पुत्री निराली का विवाह आपके पुत्र विक्रांत के साथ करना चाहते हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि कनकपुर और शक्तिपुर का यह संबंध दोनों राजाओं की एकता को दृढ़ करेगा। कृपया अपनी स्वीकृति देकर हमें उपकृत करें। पत्र पढ़ने के पश्चात
राजा भानु प्रताप के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वे शक्तिपुर के राज्य पुरोहित से कहते हैं, राज्य पुरोहित जी, स्वर्ण थाल में रखे नारियल, सुपारी और हल्दी की गांठों ने तो मुझे यह संकेत दे ही दिया था कि कहीं राजा शक्ति सिंह ने ये नारियल भेजकर मुझसे अपनी कन्या के विवाह का प्रस्ताव देकर मेरी वृद्धावस्था का उपहास तो नहीं उड़ाया है। परंतु अच्छा हुआ कि पत्र में लिखे शब्दों ने मेरी सभी शंकाओं का समाधान कर दिया। राजा भानु प्रताप की ये बात सुनकर शक्तिपुर के राजपुरोहित तो मौन रह गए, किंतु दरबार में उपस्थित लोगों के चेहरों पर मुस्कान फैल गई। राजा भानु प्रताप ने तब गंभीर स्वर में राजपुरोहित से कहा, जाइए राजपुरोहित जी, अपने राजा से जाकर कह दीजिए कि हम उनका यह प्रस्ताव स्वीकार करते हैं। यह हमारे लिए बड़े हर्ष और सौभाग्य की बात होगी कि राजा शक्ति सिंह की पुत्री हमारे कनकपुर की राज्य बहू बने। जाइए और राजा शक्ति सिंह से कहिए कि वे विवाह की शुभ तिथि निकलवाकर मुझे भेजें और विवाह की तैयारियां प्रारंभ करें। तभी दरबार में उदासी से बैठा राजकुमार विक्रांत अपने आसन से उठा और राजा भानु प्रताप से बोला, पिताश्री, मैं आपकी आज्ञा में थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहता हूं। राजा ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, वत्स विक्रांत, तुम्हें मेरी आज्ञा में परिवर्तन की अनुमति है, पर ध्यान रहे कि तुम्हारा यह परिवर्तन राज्य मर्यादा का उल्लंघन न करे। विक्रांत बोला, पिताश्री, मैं राज्य मर्यादा का कोई उल्लंघन नहीं करूंगा। राजा ने कहा, तो फिर कहो, क्या कहना चाहते हो? विक्रांत बोला, तो सुनिए पिताश्री, आपने जो राज्य पुरोहित को यह कहकर प्रसन्नता व्यक्त की है कि शक्तिपुर की राजकुमारी निराली कनकपुर की राज्य बहू बनेगी, उसमें केवल इतना सा परिवर्तन करना चाहता हूं कि शक्तिपुर की राजकुमारी कनकपुर की राजबहू नहीं, बल्कि कनकपुर की महारानी और राजकुमार विक्रांत की मां बनेंगी। राजा भानु प्रताप विक्रांत का कथन सुनकर कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। सभासदों में भी फुसफुसाहट सी दौड़ गई और शक्तिपुर के राज्य पुरोहित भी चौंक पड़े। वे भी हक्के बक्के रह गए। राजा भानु प्रताप ने विक्रांत से कहा, युवराज, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो केवल उपहास स्वरूप स्वर्ण थाल में रखे नारियल को देखकर राजपुरोहित से अपने विवाह की बात कह दी थी। भला इस उम्र में मैं विवाह करके क्या जग में उपहास का पात्र बनूंगा? बेटा, राजकुमारी निराली का विवाह तो तुम जैसे युवा और योग्य राजकुमार से ही शोभा देता है। इस पर विक्रांत बोला, पिताश्री, राजपूत अपने वचनों के धनी होते हैं। उनका कहा हुआ वाक्य पत्थर पर लकीर की तरह अमिट होता है। यदि आपने उपहास स्वरूप भी कुछ कहा है तो वो मेरे लिए सत्य है, और सत्य की रक्षा करना ही एक सच्चे राजपूत का परम धर्म और कर्तव्य होता है। राजा ने कहा, पुत्र, तुम ये हठ मत करो और मेरी बात मान लो। पर विक्रांत ने दृढ़ता से कहा, पिताश्री, यह विवाह आपको ही करना होगा। मैं तो विवाह न करने की सौगंध खा चुका हूं। यह सुनकर राजा गंभीर सोच में पड़ गए। ओह, यह तो बड़ी कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। तब राजा भानु प्रताप ने शक्तिपुर के राज्य पुरोहित से कहा, राज्य पुरोहित जी, युवराज विक्रांत ने इस विवाह से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है। अब आया हुआ नारियल वापस भेजना उचित नहीं होगा। आप शक्तिपुर जाकर राजा से कहिए कि युवराज विक्रांत के स्थान पर हम स्वयं उनकी पुत्री से विवाह करने को तैयार हैं। यदि उन्हें यह संबंध स्वीकार हो तो कृपया शीघ्र हमें अपने निर्णय से अवगत कराएं। यह सुनकर राज्य पुरोहित वहां से रवाना हो गए। शक्तिपुर वापस लौटकर राज्य पुरोहित ने सारी बात राजा शक्ति सिंह को बताई। सारी बात जानकर राजा कहने लगे, हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि युवराज विक्रांत इस विवाह से इनकार कर देंगे। अब हम क्या करें? क्या विवाह का भेजा गया नारियल वापस मंगा लें? राजा शक्ति सिंह बुरी तरह परेशान हो उठे। तब राज पुरोहित ने उन्हें समझाया, महाराज, राजा भानु प्रताप युवा पुत्र के पिता होते हुए भी पूर्णतया जवान हैं। उनके साथ निराली का विवाह करना उचित ही रहेगा। आप बिना कुछ सोच विचार किए यह संबंध स्वीकार कर लें। राजा ने कहा, हां, अब तो यह संबंध स्वीकार करना ही पड़ेगा। राजा शक्ति सिंह ने अपनी स्वीकृति की सूचना शीघ्र ही राजा भानु प्रताप के पास भिजवा दी। राजा शक्ति सिंह की स्वीकृति की सूचना पाकर
कनकपुर में शहनाइयां बज उठी। बारात खूब धूमधाम से शक्तिपुर पहुंची और राजकुमारी निराली व राजा भानु प्रताप का विवाह संपन्न हुआ। तत्पश्चात राजकुमारी निराली को साथ लेकर बारात वापस कनकपुर लौट आई। कनकपुर के महल के द्वार पर राजकुमार विक्रांत की माता महारानी ललिता ने अपने पति और रानी निराली की आरती उतारी। फिर कहने लगीं, आओ बहन निराली, अपने पति के घर में प्रवेश करो। महारानी ललिता राजा भानु प्रताप और निराली को लेकर महल के भीतर पहुंची। वहां राजा भानु प्रताप ने निराली से विक्रांत का परिचय करवाया। निराली, ये मेरा बेटा राजकुमार विक्रांत है। विक्रांत ने आगे बढ़कर निराली के चरण स्पर्श किए और कहा, मां, आपका वात्सल्य और स्नेह अपने सिर पर सदैव रहने का आशीर्वाद चाहता हूं। रानी निराली ने एक नजर विक्रांत को देखा और उसे आशीर्वाद दिया, सदा सुखी रहो। संकोचवश अपने हमुम्र विक्रांत को वो पुत्र न कह सकी। कालचक्र चलता रहा। राजा भानु प्रताप रानी निराली के रूप, लावण्य तथा यौवन सागर में डूबते चले गए। 1 वर्ष पश्चात रानी निराली ने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी ललिता कहने लगी, निराली, बधाई हो, आज तुमने मां बनकर मातृत्व का गौरव पा लिया है। एक बार फिर कनकपुर में शहनाइयां बज उठी। राजा भानु प्रताप ने अपने पुत्र का नाम महेंद्र रखा। निराली का महल पुत्र महेंद्र की किलकारियों से गूंजने लगा। धीरे धीरे उम्र की सीढ़ियां चढ़ता हुआ महेंद्र बड़ा होने लगा। रानी निराली राजकुमार विक्रांत को भी पुत्रवत प्यार करती थी। कई बार महाराज और उनकी दोनों रानियों ने विक्रांत को विवाह करने के लिए बहुत समझाया, पर वो सदा टालता रहा। एक दिन वो कहने लगा, पिताश्री, आप कृपया करके मेरे विवाह का जिक्र न किया करें। मेरी विवाह की इच्छा राजकुमारी वर्षा की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गई थी। धीरे धीरे 15 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा का गुप्तचर एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आता है और कहता है, महाराज, सूर्यगढ़ के राजा सूर्यभान ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। यह सुनकर राजा भानु प्रताप क्रोध से कांप उठते हैं। उन्होंने तुरंत ही विक्रांत को बुलवाया और कहने लगे, विक्रांत, सूर्यगढ़ के राजा सूर्यभान ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। मैं उनका सामना करने के लिए अपनी सेना के साथ जा रहा हूं, पर युद्ध पर जाने से पहले मैं चाहता हूं कि युवराज के रूप में मैं आज ही तुम्हें प्रजा के सम्मुख युवराज घोषित कर दूं, ताकि मेरी अनुपस्थिति में तुम राज्य के सारे कार्यों को पूरा कर सको। यह सुनकर विक्रांत कहने लगा, पिताश्री, आपकी अनुपस्थिति में मैं राज्य कार्य संभालने की आज्ञा तो स्वीकार करता हूं, परंतु युवराज पद के लिए मैं चाहता हूं कि मेरे स्थान पर मेरे छोटे भाई महेंद्र को युवराज घोषित किया जाए। राजा बोले, विक्रांत, तुम बहुत जिद्दी हो, तुम्हें समझाना व्यर्थ है। अतः राजा ने उसी दिन महेंद्र को युवराज घोषित कर सेना के साथ युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। मयूर वन के बाहरी क्षेत्र में राजा भानु प्रताप और सूर्यभान की सेनाओं का आमना सामना हुआ। कुछ ही समय बाद दोनों ओर से सैनिकों की लाशों का ढेर लग गया। दोनों राजा एक दूसरे से युद्ध करने लगे। वे एक दूसरे पर बढ़ चढ़कर वार कर रहे थे। आखिरकार दोनों ही राजा घायल होकर भूमि पर गिर पड़े और शीघ्र ही दोनों के प्राणों का अंत हो गया। राजा भानु प्रताप को वीरगति प्राप्त होते देख उनकी सेना में क्रोध की लहर दौड़ गई। वे बिजली की भांति दुश्मन की सेना पर टूट पड़े। उधर अपने राजा सूर्यभान को मृत देखकर हमलावर सेना के पांव उखड़ गए और वे भयभीत होकर वहां से भाग निकले। राजा भानु प्रताप का मृत शरीर कनकपुर लाया गया। उन्हें देखकर उनकी पत्नियां और पुत्र रो पड़े। दुखी हृदय से विक्रांत ने राजा का अंतिम संस्कार किया। तत्पश्चात रानी निराली ने विक्रांत से कहा, विक्रांत, तुम्हारे पिता स्वर्ग सिधार चुके हैं। तुम उनके बड़े पुत्र हो, इसलिए अब तुम्हें कनकपुर का राज सिंहासन संभाल लेना चाहिए। विक्रांत बोला, मां, यह कैसे हो सकता है? कनकपुर का राजा मैं नहीं, बल्कि महेंद्र बनेगा। जहां तक राजकाज देखने की बात है, उसके लिए मैं तैयार हूं। मां, महेंद्र को राजा घोषित करने की तैयारियां शीघ्र की जाएं। राज सिंहासन ज्यादा दिन तक खाली नहीं रहना चाहिए। अगले ही दिन महेंद्र को कनकपुर का राजा घोषित कर दिया गया। सभी लोग उसकी जय जयकार करने लगे। राजा महेंद्र की जय हो,
राजा महेंद्र अमर रहें, राजकुमार विक्रांत की जय हो। इस प्रकार धीरे धीरे 5 वर्ष बीत गए। इस बीच महेंद्र का विवाह प्रीतनगर की राजकुमारी मालविका से हो गया था और उसका एक पुत्र भी हुआ था। एक रात्रि को जब विक्रांत अपने कक्ष में सोया हुआ था, उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उसके पिता उससे कह रहे थे, विक्रांत, अब तुम्हारा कनकपुर में क्या काम? कल ही किसी को बिना बताए झाल वन में चले जाओ। वहां पहुंचकर तुम्हें तुम्हारा बिछड़ा हुआ प्रियजन मिलेगा। तब तुम अपने प्रियजन के साथ कनकपुर लौट आना। यह विचित्र स्वप्न देखते ही विक्रांत की नींद खुल गई। वो सोचने लगा, ये मैंने कैसा स्वप्न देखा? क्या मुझे सचमुच कनकपुर छोड़कर झाल वन जाना चाहिए? स्वप्न में पिताश्री ने मुझे आदेश दिया है, मुझे उनका आदेश मानना ही चाहिए। उसने मां निराली और रानी ललिता के नाम एक पत्र लिखा। पत्र को बिस्तर पर रखकर वो उसी समय चुपचाप महल से निकल गया और झाल वन की दिशा में चल पड़ा। सुबह जब एक दासी विक्रांत के कक्ष में आई तो चौंक गई और कहने लगी, अरे राजकुमार विक्रांत कहां गए? उनके बिस्तर पर यह पत्र कैसा पड़ा है? दासी ने वो पत्र उठाया और रानी ललिता के पास पहुंचकर कहा, रानी मां, राजकुमार विक्रांत अपने कक्ष में नहीं है। उनके बिस्तर पर यह पत्र रखा हुआ था। इतनी सुबह राजकुमार विक्रांत कहां चले गए? दासी से पत्र लेकर रानी ललिता उसे पढ़ने लगी, जिसमें लिखा था, मेरी दोनों पूज्य मां, मैं कनकपुर छोड़कर जा रहा हूं। मैं आपको बिना मिले ही राजमहल छोड़कर जा रहा हूं। इसका मुझे खेद है। आपका बेटा विक्रांत। पत्र पढ़कर ललिता हक्की बक्की रह गई और कहने लगी, विक्रांत, ये तूने क्या किया? क्या जाते समय तुझे इस अभागिन मां का जरा भी ख्याल नहीं आया? वो फूट फूट कर रोने लगी। जब महेंद्र और रानी निराली को यह पता चला तो वे दौड़े दौड़े ललिता के पास आए। महेंद्र कहने लगा, बड़ी मां, भैया को यह क्या सूझी? वे इस प्रकार हमें छोड़कर क्यों चले गए? ललिता बोली, बेटा, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि विक्रांत ने यह कदम क्यों उठाया। न जाने वो कहां भटक रहा होगा। रानी ललिता ने उसी समय गुप्तचरों को बुलाकर आदेश दिया, गुप्तचरों, तुम लोगों को राजकुमार की खोज में चारों ओर जाना है। वे जहां कहीं भी हों, उन्हें यहां वापस लौटाकर लाना है। इधर लंबा सफर तय करके विक्रांत झाल वन में पहुंचा और सोचने लगा, पता नहीं इस झाल वन में मुझे कौन सा बिछड़ा हुआ प्रियजन मिलने वाला है। वो दोपहर तक झाल वन में घूमता रहा। अंत में थक कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, लगता है मैंने मिथ्या स्वप्न देखा था। सारा झाल वन घूमने के पश्चात भी मुझे कोई नहीं मिला। तभी उसे एक स्त्री आती हुई दिखाई दी, जिसे देखकर वो सोचने लगा, अरे इस ब्याहबान जंगल में ये कौन स्त्री चली आ रही है? ये तो किसी कबीले की स्त्री मालूम होती है। जैसे ही वो स्त्री विक्रांत के पास पहुंची, उसे देखकर विक्रांत आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा, वर्षा, तुम? वर्षा बोली, विक्रांत, आप यहां? विक्रांत ने कहा, वर्षा, मुझे जल्दी बताओ कि तुम इस समय जीवित कैसे हो? क्या सर्प के डसने की घटना झूठी थी? वर्षा बोली, नहीं राजकुमार, वो घटना सच्ची थी। सर्प के डसने से मेरा सारा शरीर नीला पड़ गया था। सांस भी बहुत धीमी हो गई थी। तब मुझे मृत समझकर मेरे परिवार वालों ने मुझे नदी में बहा दिया था। मैं नदी में बहती जा रही थी कि तभी एक कबीले वाले ने मुझे नदी से निकाल लिया। फिर उन्होंने मेरे नीले पड़े शरीर से यह अनुमान लगाया कि मुझे किसी सर्प ने डसा है। उन्होंने तुरंत ही मेरा उपचार शुरू कर दिया, मेरे शरीर का विष निकाला और मुझे फिर से स्वस्थ कर दिया। यह सुनकर विक्रांत कहने लगा, ओह वर्षा, बहुत दुख भरी कहानी है तुम्हारी। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, जब तुम पुनः जीवित हो गई थी तो वापस लौटकर अपने राज्य क्यों नहीं आई? क्या तुम भूल गई कि हमारा विवाह संबंध तय हो चुका था और विवाह होने वाला था? इस पर वर्षा ने कहा, राजकुमार, मुझे सब कुछ याद था, पर मैं ऐसी परिस्थितियों में फंस गई थी कि चाहकर भी वापस नहीं लौट सकी। कबीले वालों का नियम है कि जो स्त्री एक बार उनके कबीले में आ जाती है, उसे वे फिर छोड़ते नहीं हैं। वे जैसे भी हो, उस स्त्री की खोज करके उसे पुनः अपने कबीले में शामिल कर लेते हैं। विक्रांत बोला, ओ, बड़ा सख्त नियम है कबीले वालों का। अच्छा, ये तो बताओ कि कबीले वाले अपना पेट कैसे पालते हैं?
वर्षा ने कहा, कबीले का प्रत्येक स्त्री पुरुष जंगल जंगल जाकर सर्पों को पकड़ता है और उन्हें मारकर उनकी खालों को मुंह मांगे दामों पर बेचकर अपना पेट पालता है। मैं भी आज इस जंगल में सांप पकड़ने आई थी कि तुम मिल गए। विक्रांत ने पूछा, वर्षा, क्या ऐसा कोई उपाय है जिसको करने से तुम्हें कबीले वालों की कैद से छुटकारा मिल सके? वर्षा बोली, उपाय तो है, पर वो उपाय बड़ा ही कठिन है। विक्रांत ने कहा, तुम बताओ तो सही वर्षा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तब वर्षा बोली, अगर किसी इच्छाधारी नाग की मणि मिल जाए तो कबीले का सरदार उस मणि को लेकर बदले में मुझे कबीले की कैद से रिहा कर सकता है। विक्रांत ने पूछा, लेकिन इच्छाधारी नाग मिलेगा कहां, और वो अपनी मणि भला किसी को क्यों देगा? वर्षा बोली, ऐसी बात नहीं है विक्रांत, इस वन में एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहता है। वो जोड़ा बड़ा ही नेक स्वभाव का है। विक्रांत ने पूछा, क्या तुम जानती हो वर्षा कि वो इच्छाधारी जोड़ा इस वन में कहां रहता है? वर्षा बोली, हां, मैं जानती हूं। विक्रांत ने कहा, तो आओ जल्दी से उस जगह चलते हैं। अगले ही पल वे दोनों वहां से चल पड़े। राह में विक्रांत ने वर्षा से पूछा, वर्षा, जब तुम कबीले से निकलने का उपाय जानती थी तो इच्छाधारी नाग से मणि लेकर कबीले से छुटकारा पाकर वापस क्यों नहीं लौटी? इस पर वर्षा कहने लगी कि इच्छाधारी से मणि लेने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को ही नाग नागिन के जोड़े के पास जाना पड़ता है। भला कबीले का कौन पुरुष मेरे साथ इच्छाधारी नाग के पास मणि मांगने जाता? इच्छाधारी नाग नागिन उस जोड़े को ही अपनी मणि देते हैं, जिसके विषय में वे जान लेते हैं कि सचमुच ही उसे उनकी मणि की आवश्यकता है। अगर कोई लालची आदमी मणि मांगने उनके पास जाता है तो वे दोनों तुरंत ही उसे दस लेते हैं। एक बिल के पास जाकर वर्षा रुकी। वर्षा ने टोकरी में रखा दूध का पात्र निकाला और उसे बांबी के मुंह के पास रखकर बोली, इच्छाधारी नाग नागिन, बांबी से बाहर आकर दूध पी लो। एक दुखियारी तुम्हारे द्वार पर आई है, बाहर आकर उसकी पुकार सुनो। अगले ही पल बांबी से नाग नागिन का जोड़ा बाहर निकला। बाहर आकर वे दोनों दूध पीने लगे। दूध पीते ही नाग नागिन मानव रूप में परिवर्तित हो गए और कहने लगे, हम जानते हैं कि तुम दोनों का प्यार सच्चा प्यार है, इसलिए हम सहर्ष ही तुम्हें अपनी मणि देते हैं। इच्छाधारी नाग ने विक्रांत को एक जगमगाती मणि देते हुए कहा, जाओ कबीले के सरदार को यह मणि देकर अपनी वर्षा को अपने राज्य वापस ले जाओ। फिर नाग नागिन अपने असली रूप में आकर बांबी में घुस गए। तब मणि को लेकर दोनों कबीले के सरदार के पास पहुंचे। विक्रांत कहने लगा, सरदार, वर्षा मेरी होने वाली पत्नी है, इसे अपने कबीले की कैद से मुक्त कर दो। बदले में मैं इच्छाधारी नाग की मणि आपको देता हूं। सरदार ने विक्रांत से मणि ले ली और कहने लगा, जाओ बेटी, अपने राज्य वापस लौट जाओ। सरदार को प्रणाम करके वे दोनों वहां से कनकपुर की ओर चल पड़े। रास्ते में विक्रांत ने कहा, वर्षा, मां जब तुम्हें जीवित देखेगी तो कितनी खुश हो जाएंगी। फिर लंबा सफर तय करके जब वे दोनों कनकपुर पहुंचे तो रानी ललिता कहने लगी, बेटा, तुम कहां चले गए थे और तुम्हारे साथ ये स्त्री कौन है? विक्रांत बोला, मां, ये वर्षा है। वर्षों पहले इसी के साथ मेरा विवाह होने वाला था। इस बिचारी के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। मैं आपको शुरू से उस हादसे के बारे में बताता हूं। फिर विक्रांत ने वर्षा के साथ घटी सारी घटनाएं विस्तार पूर्वक ललिता और निराली को बता दी। सारी बात जानकर ललिता और निराली ने वर्षा को गले से लगा लिया और कहने लगी, वर्षा, तुमने बड़ा दुख पाया है। विक्रांत की स्वीकृति से अगले दिन ही विक्रांत और वर्षा का विवाह हो गया। तब विक्रांत का छोटा भाई महेंद्र कहने लगा, भैया, आपके विवाह की खुशी में उपहार स्वरूप कनकपुर का राज्य मैं आपको भेंट करता हूं। मेरी भेंट अस्वीकार न करना। इस पर विक्रांत ने कहा, भाई, तुमने ये कैसा अनोखा उपहार दिया है। रानी निराली और ललिता के काफी जोर देने पर विक्रांत ने कनकपुर का राजा बनना स्वीकार कर लिया। अब राजा विक्रांत रानी वर्षा के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाने लगता है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके प्यार और समर्थन से ही हम ऐसी और भी शानदार कहानियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।